नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 7वें चरण का संग्राम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आखिरी दौर पर है। आखिरी दौर में यूपी में सियासत का पावर सेंटर कहे जाने वाले पूर्वांचल की 54 सीटों पर वोट पड़ने जा रहे हैं। ये वो इलाका है जहां ऐसे बड़े नेता चुनाव मैदान में हैं या पर्दे के पीछे से पूरे उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति तय करते हैं। इनमें पीएम मोदी भी शामिल हैं, जो पूर्वांचल की सियासी राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी के सांसद हैं। इसके साथ ही अपनी अपनी जातियों पर प्रभाव रखने वाले बाहुबल के दम पर अलग और अपराजेय छवि रखने वाले दबंग ही चुनावी समर में तलवार भांज रहे हैं। आज हम 7वें चरण के इसी चुनावी दंगल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि यहां का पूरा चुनावी चक्रव्यूह क्या है। उत्तर प्रदेश के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी अंतिम और फाइनल चरण की है। 6 चरणों की वोटिंग के बाद अब राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के लिए 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। राज्य में 6 चरणों में अब तक 403 सीटों में से 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का 7वां और अंतिम चरण काफी अहम माना जा रहा है। इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। 7वें चरण की कुल 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 सीटों पर काबिज है, जबकि 11 सीटें सपा, 5 बसपा और 1 निषाद पार्टी के कब्जे में है। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दुद्धी, दीदारगंज, अतरौला, गोपालपुर, सकलडीहा, सागरी, श्योपुर, मुबारकपुर, सेवापुरी, भदोही, ज्ञानपुर, औराई, मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद गहना, मऊ, मोहम्मदाबाद, सैयदपुर, चकिया, अजगर, रोहनिया, मछली शहर, मरियाहू, छाबी, मिर्जापुर, मझवा, चुनार, शाहगंज, जौनपुर, मल्हानी, बदलापुर, पिंडारा, आजमगढ़, निजामाबाद, जमानिया, मुगलसराय, फूलपुर, पवई, लालगंज, मेहरगढ़, जाफराबाद, सैदपुर, मरिया, घोराबल, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, गाजीपुर, जंगीपुर, जहुराबाद और मुंगरा बादशाहपुर। किन मुद्दों पर चुनाव? यूं तो 7वें चरण में से सभी दलों के वही मुद्दे हैं जो दूसरे इलाकों में थे। बीजेपी जहां मोदी योगी सरकार के विकास काम गिनाकर वोट मांग रही है, तो वहीं सुशासन और माफिया विरोधी अभियान भी उसकी उपलब्धियों की फेहरिस्तों में शामिल है। पूर्वांचल एक्सप्रेस काशी विश्वनाथ धाम के विकास को बीजेपी ने इस अंचल में अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है। एंटी माफिया मुहिम का सर्वाधिक असर इसी इलाके में दिखाई दिया है। मुख्तार अंसारी और विजय मिश्रा पर हुई कार्रवाई को बीजेपी माफिया के लिए संदेश बता रही है, तो विपक्ष इस मसले पर पलटवार कर रही है। उसका कहना है कि योगी के बुलडोजर धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह और विनीत सिंह जैसे माफियाओं पर क्यों नहीं चले। मैदान में बाहुबली। 7वें चरण की सीटों पर कई ऐसे बाहुबली भी मैदान में हैं, जिन्हें कहा तो दबंग से लेकर अपराधी तक जाता है, लेकिन जनता के बीच इनकी छवि रॉबिन हुड से कम नहीं है। ये ना तो कोई क्षेत्र के दायरे में आते हैं, ना ही दल के, बल्कि ये दलों की जरूरत बन जाते हैं। अगर ऐसे ही कुछ बाहुबलियों की बात करें तो रमाकांत यादव आजमगढ़ की फूलपुर सीट से सपा के टिकट पर मैदान में है, तो धनंजय सिंह जौनपुर की मल्हनी सीट से जेडीयू की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। पूर्वांचल के सबसे बड़ी माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी इस बार
खुद तो मैदान में नहीं है, लेकिन उनके बेटे अब्बास अंसारी मऊ से सुभाषपा के उम्मीदवार हैं और मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह के परिवार से उनके भतीजे सुशील सिंह चंदौली की सैयद राजा से भाजपा के उम्मीदवार हैं। पूर्वांचल के एक और बड़े बाहुबली विजय मिश्रा जेल के भीतर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो भदोही की ज्ञानपुर सीट से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। जातीय समीकरण। अब बात करें पूर्वांचल के चुनावी समीकरण की, तो यहाँ सवर्णों में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की टसन है, तो अब ओबीसी, मुस्लिम और दलित फैक्टर भी काम कर रहा है। पिछला चुनाव परिणाम हालांकि इससे तर था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं। ओबीसी में बड़े राजभर वोट बैंक के नेता माने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर इस बार सपा के साथ हैं, तो निषाद समुदाय के नेता संजय निषाद ने बीजेपी से गठबंधन कर रखा है। कुर्मियों की बड़े नेता माने जाने वाले अनुप्रिया पटेल का साथ भी बीजेपी को मिला हुआ है। पीएम की परीक्षा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 6वें चरण में अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी थी, तो 7वें चरण में पीएम मोदी की प्रतिष्ठा की भी परीक्षा है। मोदी वाराणसी से सांसद हैं, जो पूर्वांचल की सियासत का केंद्र है। पिछली बार पीएम मोदी के प्रभाव के चलते ही बीजेपी ने यहां एक तरफा जीत हासिल की थी। अब यहां पर सीटों की बढ़त या घटत को सीधे पीएम की लोकप्रियता से जोड़कर भी देखा जाएगा। शायद यही वजह है कि पीएम ने इस इलाके में सबसे ज्यादा जोर दिया है। देश की सियासत के बारे में एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है और यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से। ऐसे में पूर्वांचल का रुख बहुत हद तक लखनऊ की सियासत तय करेगा। देखना यह है कि इस बार पूर्वांचल या कहें कि पूर्वांचल का बनारसी हिस्सा किस ओर झुकता है। स्वदेश के लिए अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, तो निश्चित तौर पर अभी तक का पूरा चुनावी शोर सब कुछ थमा। 7वां चरण, और 7वें चरण की यदि हम बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण, यानी ये कह लीजिए कि वो तमाम चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और होगा भी। देखिए, यूपी इलेक्शन की बात हम शुरू से देखते आ रहे हैं, चर्चा करते आ रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर अब जिन सीटों का जिक्र हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिरकार क्या होगा। और इसके बाद सीधे हम और आप जाएंगे नतीजों पर, और नतीजों से सब पता चलेगा कि आखिर जनता ने अपना आशीर्वाद किसे दिया है, जनादेश क्या कहता है, जनादेश ने किसको चुना है। लेकिन आज जिस तरह से अब जिन महत्वपूर्ण सीटों पर इलेक्शन होना है, क्या लगता है कौन बाजी मार पाएगा, क्योंकि अंतिम चरण है और इसके बाद ये अंतिम मौका भी कह लीजिए अभी के लिए, कम से कम 5 साल के लिए। तो ये एक जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ कि आखिरकार अब जो सीटें हैं उनको क्या सोचकर किस तरह से जाकर अपना वोट देना है। और प्रत्याशियों के लिए तो है ही कि आखिरकार उन्होंने जो कुछ भी किया, राजनीतिक दल जो हैं जो उन्होंने जो कुछ भी किया है, उन्होंने कैसे जनता तक प्रचार में अपनी बातें पहुंचाई हैं, किस चीज का प्रभाव असल में पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और बसपा का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे करना चाहती हूं। 7वां और अंतिम चरण, मुझे लगता है बस इसके बाद सिर्फ कुछ दिन और 10 तारीख का इंतजार कि आखिरकार जनादेश क्या कहता है, आखिरकार जनता ने आशीर्वाद किसे दिया। क्या लगता है इस 7वें चरण में कितना जोर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया और कितनी उम्मीदें कर पा रहे हैं? देखिए राष्ट्रीय, ये चुनाव का अंतिम चरण है और सौभाग्य से ये चुनाव, इस प्रक्रिया में हमारा बनारस भी शामिल है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी है। और वाराणसी से जो लगाव प्रधानमंत्री जी को है और जो बनारस के लोगों का लगाव प्रधानमंत्री जी से है, जिस प्रकार का रोड शो कल प्रधानमंत्री जी का बनारस में देखने को मिला, उसके बाद कुछ कहने सुनने के लिए हमारे पास शब्द नहीं बचते हैं।
पूरा बनारस मोदीमय हो गया और मोदी जी बनारस में रचबस इस तरह से गए हैं कि आपने तमाम दृश्य देखे होंगे बनारस में उनके इस तरह के। तो मोदी जी बनारस में हो गए और बनारस मोदी में हो गया। ऐसे में वहां पे कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है और वहीं से चुनाव की दिशा इस चरण की निर्धारित हो जाती है। जो भी हमने इस चुनाव में पिछले 2017 में गेन किया था, मुझे नहीं लगता कि उससे एक सीट भी कम भारतीय जनता पार्टी 2022 में लाने वाली है। हाँ, इन चुनावों में कुछ जो हमारे पुराने सहयोगी थे उन लोगों के चेहरे जरूर बेनकाब हो जाएंगे जो अपनी जाति की ठेकेदारी का दम भरते हैं और हमारे दल के सहयोग से विधानसभा की दलील लांघे थे और चले गए इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बना करके और उनसे सीटें लेकर के केवल अपने और बेटा लड़ रहे हैं समाज से, बाकी सारी सीटें उन्होंने बेच डाली। ये टिकट बेचने वालों का और जाति की ठेकेदारी करने वालों के चेहरे भी इस चुनाव में बेनकाब हो जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को प्रचंड बहुमत से जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। अकमल इमाम जी, इस बार के पूरे प्रचार में और जो भी पूरा घटनाक्रम देखा गया, जितने भी चरण हुए हैं, कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन एक जो माहौल देखा गया, जो एक अंदाजा जिसको कहते हैं अंदाजा जो लगाया गया, जो चुनाव प्रचार पर के समय देखा गया, ये बात तो बिल्कुल साफ दिख रही थी कि कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष में यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और जो सपा है वो मुख्य रूप से इस इलेक्शन में दिखे हैं। देखिए, मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि बसपा कहीं नहीं है या कांग्रेस नहीं है। देखिए, ये हैं और निश्चित तौर पर इस बार सीटें आएंगी तो वो डिवाइडेशन में आएंगी। मुझे तो नहीं लगता कि पूर्ण बहुमत के साथ किसी को कुछ मिले, क्योंकि बहुत अलग अलग चीजें हुई हैं इन 5 सालों के बाद और जो हमने देखा है। बाकी तो खैर जनता जनार्दन के ऊपर है, मैं बहुत ज्यादा यहाँ कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी क्या लगता है, क्योंकि सपा का गठबंधन बहुत सारे लोगों के साथ था और उसके बाद लग रहा था कि काफी जोर लगाया अखिलेश यादव ने, कितना लग रहा है कि सफल हो पाएंगे इस 7वें चरण में? जी, पहली चीज तो आपको ये आश्वस्त कर दूं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जनता ने पूरा मन बना करके पहले चरण से लेकर 6वें चरण तक मतदान किया है। अब आखिरी चरण बचा है और इसमें जनता हमको प्रचंड बहुमत देने जा रही है। अगर ऐसा न लगता तो प्रधानमंत्री मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे मुद्दे जिसमें देश के 35,000 छात्र हमारे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको जब बैठकर कूटनीतिक कार्यक्रम तय करके और बच्चों को ले आने की जिम्मेदारी थी, उस समय वो चुनाव प्रचार में और तरह तरह की बातें, तरह तरह की हरकतें करते दिख रहे हैं। कहीं डमरू बजाते दिख रहे हैं, कहीं किसी को कुछ चाय पीते दिख रहे हैं, ये चुनावी नौटंकी करते दिख रहे हैं। ये एक इस बात का घोतक है। और सिर्फ बनारस में, अभी हमारे आदरणीय भाजपा के मित्र बोल रहे थे कि मोदी जी से बनारस की जनता प्यार करती है। अगर मोदी जी से बनारस की जनता प्यार करती तो केंद्रीय और विभिन्न प्रदेशों के 58 मंत्रियों की फौज बनारस के अंदर क्या कर रही है? 58 मंत्री विभिन्न प्रदेशों के और देश केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये 58 मंत्री डेरा डाले हुए हैं बनारस के अंदर अपने समर्थकों के साथ। सारे होटल फुल हैं, कई कई गेस्ट हाउस और सब बुक करा रखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो ये जो इनके रोड शो में भीड़ कहीं से आती है, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जगहों से जहां इनकी सरकारें हैं या इनके कार्यकर्ता हैं जो चुनाव से फ्री हो चुके हैं, वो लोग आकर के जुटे हुए हैं। और वही लोग हैं, जनता बनारस के बिल्कुल इनको नकार चुकी है, क्योंकि उन्होंने, बनारस के लोगों ने देखा है कि मोदी जी ने औरंगजेब से भी बड़ा कदम उठाते हुए बनारस के अंदर 68 शिव मंदिरों को तहस नहस किया, उनको तोड़ा। ये मंदिर तोड़ने वाले लोगों से बनारस की जनता सवाल पूछ रही है और आने वाले जो चुनाव है इसमें ये जवाब इनको 7 तारीख को इनको जनता जवाब देगी कायदे से, वोट के रूप में, कि मंदिर तोड़ने वालों को भगवान शिव का नाम लेकर के, गंगा जी का नाम लेके, और जिस तरीके से उन्होंने ठगने का काम किया था, वो ठगने का कार्यक्रम इनका चलने वाला नहीं है।
और अब ये इन्होंने कहा है कि गठबंधन में सीट बेची जा रही है। तो आप ये बताइए, सीट बेचने वाले कौन लोग हैं? अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या निषाद की पार्टी हो? हमारे यहाँ भी इलाहाबाद का चुनाव हुआ, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जहाँ कैडर था वहां से निषाद पार्टी को टिकट दे दिया गया, अपना दल को टिकट दे दिया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, निषाद समाज का 10 वोट जहाँ नहीं है वहां निषाद पार्टी को टिकट दे दिया गया। क्या आपने बेचने का काम किया? आप दूसरों पर आरोप क्यों लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा काम है, जो गलत काम ये करते हैं खुद ये दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। और इन्होंने बार बार एक बात कही है हमेशा कि हमने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। किस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है? बनारस में ही कुल सिंह का परिवार, ब्रजेश सिंह का परिवार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है, क्या दिखाई नहीं पड़ता? पूर्वांचल के बड़े बड़े बाहुबली माफिया, जिनका नाम, जिनके सैकड़ों सैकड़ों मुकदमे जिनके खिलाफ है, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी का एक नाम बता दीजिए, एक माफिया को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है? किसी एक भी माफिया को समाजवादी को टिकट नहीं दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। और इन्होंने जो भी कार्रवाई की है माफियाओं के खिलाफ बोल करके, इन्होंने केवल राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए की है। कहीं पर कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है जो जेन्युइन कार्रवाई हो। इन्होंने राजनीतिक विरोधियों का तहस नहस किया है। अगर आप एक समान देखते तो आप सारे माफियाओं पर कार्रवाई करते। अपना वो बार बार मैं ये बात बोलता हूँ कि इनका गुंडा जो है वो नेता ही कहते हैं, और दूसरों का अगर कोई अपराधी गुंडा है तो उसके ऊपर उसको आतंकवादी तक बताने में कोई दिक्कत नहीं होती इनको। जनता इस बार बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ, इनकी गलत हरकतों के खिलाफ, इनके झूठ के खिलाफ और इनके आतंक के खिलाफ वोट करने जा रही है। आने वाली 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। संविधान बचाने के लिए लोग वोट दे रहे हैं। इन लोगों ने संविधान का तमाशा बना दिया है। संविधान को बर्बाद करने वाले लोगों से जनता सबक लेगी। गरीबों को मरने के लिए छोड़ देने वाले लोगों से जनता सबक देगी। इनको सिखाएगी कि अगर जनता के साथ आपने ऐसी हरकत की तो आने वाले समय में आपके साथ भी 24 में भी यही होने जा रहा है। अभी तो योगी आ रहे हैं, 24 में मोदी भी आ रहेंगे, ये कह लिख कर रख लीजिए आप। ठीक है, चलिए राजीव जी, एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने शुरुआत में ये कहा भी था कि मैं तो इस चीज को बिल्कुल नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या सपा का ये इलेक्शन है। कुछ भी हो सकता है, सीटों का बंटवारा भी हो सकता है। सिर्फ ये कह देना कि पूर्ण रूप से एक ही दल की सीटें आएंगी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ये जो 7वां चरण है, बहुत अच्छे से मुझे पता है कि बसपा का अच्छा जनाधार है और जातिगत समीकरण बहुत प्रभाव डालते हैं। क्या लगता है इस 7वें चरण से कितनी उम्मीदें हैं और कितना एक टर्न देखने को मिलेगा? राखी जी, देखिए 7वां चरण चल रहा है और अंतिम चरण है, और कम से कम भारत के प्रधानमंत्री जी 2-3 दिनों से जो वहाँ डेरा डाले हैं बनारस में, उनको इस चीज का आभास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश से जा रही है। भारत का प्रधानमंत्री इस समय यूक्रेन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जहाँ बच्चे फंसे हुए हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, आपे लोगों के चैनल से वो रिलीज हुआ है वीडियो। उस वीडियो में बच्चे इतने तरस गए हैं हिंदुस्तान आने के लिए। इस देश के प्रधानमंत्री को चुनाव की तो लगी है कि हमको कैसे भी सत्ता मिल जाए, लेकिन इस देश को, प्रधानमंत्री को इन बच्चों के बारे में, इस परिवार के बारे में, एक बच्चा मारा जा चुका है वहां पे इसी युद्ध के अंदर, और वहां का जो एम्बेसडर है या जो उच्चायुक्त है वो तो इतना वाहियात है कि जिसका कोई जोड़ नहीं है। वो बच्चों से ये कहता है कि जब आपको लगे युद्ध विराम है उस समय आप लोग निकलिए घरों से और बॉर्डर पार करिए। आप सोच सकती हैं कि बम गिर रहा है ऊपर से, तो हमको जानकारी होगी कि मैं जहां बैठा हूं और घर से निकलूंगा तो कब क्या होगा। इस तरह की सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके उच्च अधिकारी, इनकी कम से कम जनता ने जहन में मन बना लिया कि इनकी विदाई करो। इस समय भारत के प्रधानमंत्री को बनारस बैठ करके 4 सीटें जितवाने के बजाय जो हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे फंसे हुए हैं मेडिकल के छात्र, उनको निकालने में मदद करनी चाहिए। और दूसरी बात आपको बता दें, ये जो टेलीविजन पे 4 मंत्री का बताया जा रहा है कि 4 मंत्री और एयरफोर्स की जहाज वहां जा रही है, कितने व्यक्ति आ रहे हैं, और इन बच्चों से टॉयलेट साफ कराने की जो गंदी मानसिकता और गंदी सोच, जिस तरह से वीडियो बच्चे भेज रहे हैं कि यहाँ दबाओ, इतने बच्चे गिर गए हैं और भारत के प्रधानमंत्री,
इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम 7वें चरण में जो 57 सीटों पे चुनाव होने जा रहा, उसमें से ये 7 सीटें पाएंगे। 50 सीटें हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश से विदाई है। मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश से विदाई हो चुकी है, ये अंतिम कील है इनके लिए। और कम से कम, और दूसरी चीज एक बात समझिएगा, बहुजन समाज पार्टी को जो आकलन आप लोग कर रहे थे, कम से कम उस आकलन में नहीं है। जो मीडिया आकलन कर रही थी वो आकलन में नहीं है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी आज बराबरी की लड़ाई लड़ रही है और 1/3 की लड़ाई लड़के कब पूर्वांचल में अच्छी सीटें लाएगी, ये आप लोग देखिएगा, अभी आ रही है सीटें। चलिए, अच्छी बात है और होना भी चाहिए निश्चित तौर पर। एक बात है, काफी लोगों की परीक्षा है, देखिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात हो, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की भी परीक्षा है। और निषाद पार्टी ने तो खैर बीजेपी से गठबंधन किया हुआ है। एक बात है कि ये गठबंधन कितना सक्सेस होगा, ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। और गठबंधन में यदि हम जाएं तो विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से कहा जाता है कि एक बड़ी पार्टी है, कभी किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ी। इस बार है, गठबंधन में है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी की यदि मैं बात करूं तो ये तो पता नहीं कितने सारे गठबंधन में हैं। तो मुझे लगता है गठबंधन जब होता है तो फिर बहुत सारे छोटे छोटे जो दल होते हैं उनके भी जो लोग इंक्लूड होते हैं, तो वो समीकरण बहुत अलग एक प्रभाव डालते हैं। हेलो विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, राखी आ रही है। बोलिए। राखी जी, देखिए, ऐसा है, गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। आवाज आ रही है हमारी? हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए विवेक जी। गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और सबसे ज्यादा टिकाऊ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने ही देश को दिया और प्रदेश को दिया। अन्य दल जो गठबंधन करते हैं, प्रायः देखा जाता है कि वो सत्ता की लोलुपता में गठबंधन होता है और आगे जाके उनके गठबंधन परवान नहीं कर पाते। अखिलेश यादव ने सबसे पहले गठबंधन करने की कोशिश की राहुल गांधी के साथ, वो परवान नहीं चली। फिर बुआ के साथ किया, जयंत चौधरी भी उसमें साथ थे, फिर परवान नहीं चढ़े। इस बार और लोगों को जोड़ करके उन्होंने इसको परवान चढ़ाने की कोशिश की है और मुझे ये परवान चढ़ते इस बार भी नजर नहीं आ रहा है। हमारे बसपा के मित्र भी भविष्यवक्ता की तरह घोषणा कर रहे थे कि 7 सीट मिलेगी, 50 सीट मिलेगी। इस 57 सीटों का चुनाव है 7वें चरण में। और बनारस में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, इन पूरे बेल्ट में बनारस केंद्र होता है और बनारस से ही इन जिलों की दिशा राजनीति तय हो जाती है। और मोदी जी का जो आभा मंडल है, जो कल देखने को मिला, जिस तरह से बनारस मोदीमय हो गया और मोदी जी बनारसमय हो गए, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी की कोई आवश्यकता है कुछ कहने सुनने की। पूरे इस चरण की राजनीतिक दिशा तय हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। और जो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत तो होती है विकास के मुद्दों से और इन तमाम चीजों से, कि अर्थव्यवस्था से, और आते आते जैसे चरण नीचे 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 चला जाता है तो वहां पे मुझे लगता है सब जातिगत समीकरण पे आ जाते हैं। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ है, किसका किससे गठबंधन है। तो क्या लग रहा है आपको? राखी जी, देखिए, पूर्वांचल वीरों की धरती है। बात करें, पूर्वांचल वीरों की धरती है। गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, यहाँ से लाखों की संख्या में प्रतियोगी छात्र तैयारी करते हैं, फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, बड़ी तैयारी करते हैं। और वो लोग 5 साल से बदहाल हैं जब से बाबा जी की सरकार आई है। कहीं पर कोई भर्ती निकाली नहीं गई। बेचारे रोज तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं, कितने ओवरेज हो गए। लड़ाई इस समय देशभक्त और अंध देशभक्तों के बीच में है। अब आप ये बात समझिए कि आप कह रही हैं गठबंधन उन्हीं लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ किया है जिन लोगों ने इस प्रदेश से, इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने की कसम खाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए एक अभिशाप है। इस देश के लिए अभिशाप है, क्योंकि देश की उन्नति में बाधक है।
देश की तरक्की में बाधक है भारतीय जनता पार्टी। तो देश की जो तरक्की, प्रदेश की तरक्की जो देखना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत गठबंधन जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ के वो लोग आए हैं और साथ दे रहे हैं। ये उनको बार बार मैं सलाम करता हूं जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़े हैं। और देखिए, एक कॉन्फिडेंस की बात होती है। उसी पूर्वांचल से, आजमगढ़ से आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद हैं, और उसी पूर्वांचल के बनारस से आदरणीय मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप दोनों में फर्क देखिए, एक अपनी हार के डर से, अपनी गिरती हुई साख के डर से आकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ करके, बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल करके एक व्यक्ति बनारस में चुनाव प्रचार कर रहा, और एक वो व्यक्ति है जो अकेला इन फौज से, इन रावणवादियों से अकेला लड़ रहा है राम की तरह, जो खुद सांसद है आजमगढ़ से, लेकिन आजमगढ़ न जाकर के, तो विश्वास है कि आजमगढ़ के लोग हमारे अपने हैं, हमें सांसद चुना है तो हमारे विधायक भी बना करके वो देंगे। आजमगढ़ में उतनी मेहनत नहीं, आजमगढ़ में जाना नहीं, कोई चीजें नहीं, कोई रोड शो ऐसा इस तरह का नहीं, एक आध मीटिंग कर दिया बहुत है। लेकिन मोदी जी 4 दिन से टिके हुए हैं और ऐसे मुद्दों को छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताक गिर रही है, कहीं कोई काम नहीं, केवल ये चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। पूर्वांचल की जनता ने तय कर लिया है, उन बेरोजगार नौजवानों ने जो पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी करके अपनी एज ओवर कर ली, उन नौजवानों ने जिन्होंने फौज की भर्ती के लिए दौड़ दौड़ करके अपने खून को जला करके अपने आप को तैयार किया कि देश की सीमा की सुरक्षा करने जाएंगे, उनको नौकरी नहीं देगी। उन लोगों ने प्रण कर लिया है, किसानों ने प्रण कर लिया है कि इनको हरा करके देशभक्ति साबित करेंगे अपनी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वैसी ही लड़ाई लड़ी जा रही है, देश के लोग लड़ रहे हैं जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। वो अंग्रेज थे और उनको भगाने के लिए पूर्वांचल ने भी बहुत बिगुल फूका था, पूर्वांचल से हजारों लोग शहीद हुए थे। वही लड़ाई, दूसरी लड़ाई है ये दूसरी जंग आजादी है। एक वो लड़ाई, एक गुलामी थी अंग्रेजों की और एक अंग्रेजों के चेलों की। इस गुलामी से जो एक तरह से गुलाम बना रखा है भारतीय जनता पार्टी के शासन ने, उसको हराने के लिए आज मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इनको शर्म नहीं आती है। ये कहते हैं कि बता दो कि मोदी का नमक खाया है। अरे मोदी नमक खिलाने वाला है, देश का नमक मोदी खुद खा रहे हो। जनता अगर तुम्हें वोट न देती तो तुम देश के प्रधानमंत्री न बनते। बनारस में आकर के आपने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा की सफाई के लिए आपने कोई काम नहीं किया। आप महादेव के यहाँ जाते हैं, बार बार कहते हैं कि हम भगवान शिव के पुजारी हैं, और पूरे शिव मंदिर में 68 मंदिरों को तहस नहस किया। 68 मंदिरों को पुजारियों ने और बनारस के लोगों ने विरोध किया, तो उनको पकड़ करके थानों में बंद कर दिया गया। और बंद करके जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया है, बनारस की जनता इसका जवाब देगी। और इतनी बुरी हार हारने जा रहे हैं ये बनारस के अंदर, इनकी एक भी सीट ऐसी बता दीजिए। आप तो पत्रकार हैं, इनके 4 दिन रुकने का कारण सिर्फ ये है कि बनारस में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है, और इसीलिए मोदी जी डेरा डाले हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके, देश के नौजवानों का भविष्य चौपट करके, चाइना से देश की जमीन को कब्जा करवा के, यूक्रेन में मरते हुए बच्चों को छोड़ करके केवल प्रचार भारतीय जनता पार्टी का केवल प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है। ठीक है अकमल जी ठीक है, इनको हरा करके, नाबूद करके बाबा जी को गोरखपुर के मंदिर में भेजेगी और गुजरात भेजने का काम उत्तर प्रदेश की करेगी। ठीक है अकमल जी एक बात है यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे अजीब लगा इसलिए मैं कहूँगी। जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं हम, और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन में मरते बच्चों को छोड़कर वो सिर्फ अपना डेरा डाले हुए हैं बनारस में और प्रचार में लगे हैं, और अंतिम चरण था, जाना नहीं चाहते, डर है, भय जो भी है। तो उन्होंने तो आपात बैठक बुलाई थी और 4 मंत्री उन्होंने डिसाइड किए थे कि वो जाएंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। ये इम्प्लीमेंट की बात है कि ये कैसे कैसे वो स्टार्टअप लेंगे, तो उन्होंने कम से कम ये चीज़ तो दिखाई है। और ये क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है और पूर्वांचल की बात है, तो मुझे लगता है कि जितने बड़े चेहरे हैं और जितने बड़े दिग्गज हैं, उनकी पूरी रणनीति पूर्वांचल से ही तो सब तय होती है, तो उनका यहां होना भी जरूरी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल उठाना क्या ठीक होगा? देखिए रखिए, एक देश का प्रधानमंत्री बहुत ही दूरदर्शी होना चाहिए, दूरदर्शी, पढ़ा लिखा, समझदार इंसान होना चाहिए। देखिए आज से नहीं, यूक्रेन और रूस का मसला आज से नहीं चल रहा। आप तो कहीं नाले की गैस की बात करते हैं,
कहीं आप ऑक्सीजन में से पानी निकालने की बात करते हैं, निचोड़ने की, कहीं आप कहते हैं कि गोबर बेच करके हम अर्थव्यवस्था खड़ी कर लेंगे। आपने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए कि देश का बच्चा यहाँ पढ़ सके। अब जो यहाँ के देश के लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जो किसी भी तरीके से घर बेच के, खेत बेच के अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर बनाकर देश की सेवा के लिए वहां पर भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए। यूक्रेन और रूस का मसला कोई आज से तो चल नहीं रहा, 6-7 महीने से चल रहा, और सारी स्थिति इनको बड़े बड़े अधिकारी इनके पास हैं, इनके पास इंटेलिजेंस, सब इनको जानकारी हो रही है। जब उन बच्चों को आने की बात, ले आने की बात की गई, तो इन्होंने जो अपना विमान खरीदने के लिए एयर इंडिया के सारे विमान एयर इंडिया को भेज दिया, उसने 80,000 रुपए किराया तय कर दिया। बच्चे वहां से आ नहीं सके। जब ऐसी स्थिति आ गई कि गोला बारूद जब बरसने लगा, तब आपकी कुंभकर्णी नींद खुली। आपने एक मंत्री को लगाया कि ठीक है जाओ लेकर के आओ, और एक जहाज से 200 लोग लाए गए। उसके बाद उनसे भारत माता की जय के साथ साथ बीच में नरेंद्र मोदी की जय लगवाई जा रही है। लड़कों ने जवाब दे दिया, बिल्कुल वो किसी ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। वीडियो देख लीजिए, आपके पास भी उपलब्ध है। ठीक है। तो जनता में एक, देखिए आपने कहा कि पूर्वांचल की रणनीति तय होती है, कितने यहाँ आकर के बैठे हैं। देश की रणनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी को जिताने की रणनीति तो इनके 58 मंत्री वहां पर लगे हैं। गुजरात के भी मंत्री लगे हैं, मध्य प्रदेश के भी मंत्री लगे हैं, उत्तराखंड के भी मंत्री लगे हैं, उत्तर प्रदेश के भी सारे मंत्री लगे हैं। बनारस के अंदर 18 मंत्री, 58 मंत्री वहां पर हैं, और अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे लश्कर के साथ करोड़ों रुपए एक मंत्री खर्चा कर रहा है। वहां पर पड़े हैं रणनीति बनाने के लिए, क्या नहीं थे, लेकिन इन्हें डर है हार का, बुरी तरह से हार का, बेइज्जत होने का, इसलिए वो वहां आकर पड़े हैं। और उनके पड़े रहने से भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा ने बुलाया है का नारा देने वाले माँ गंगा की गोद में आखिर में भी जाता है व्यक्ति। ये इनका अंतिम समय है, माँ गंगा की गोद में अंतिम समय आ गया है इनको जाने का, इसलिए बनारस आकर हुए हैं। चलिए, और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ, ठीक है अकमल जी, वापस आती हूँ। राजनीति को यहीं पर डुबा करके जनता इनको यहाँ से गुजरात भेजने का काम करेगी, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में संविधान समर्थक सरकार बनाएगी और देशभक्त सरकार बनाएगी। अंधदेशभक्तों। ठीक है, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ यूपी से हमारे एडिटर अकील सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं। अकील जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले विवेक जी, बार बार ये सवाल उठाना, जैसा कि मैंने खुद भी उस पर एक ऑब्जेक्शन लेके सवाल किया कि आपात बैठक हुई थी, यूक्रेन के बच्चों के लिए भी सोचा गया है, लेकिन ये बात जो आ रही है निकल के कि कई दिनों से डेरा डाले हैं बनारस में और तमाम लोगों को लगा डाला है पूरे यूपी चुनाव के लिए, 7वें चरण के लिए भी, तो एक डर और भय है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए राखी जी, समाजवादी पार्टी का होश होकर के प्रधानमंत्री जी के लिए अनाप शनाप बातें करना लाजमी है। हम बहुत पहले से कहते रहे हैं कि अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी का सौंदर्य बढ़े, काशी पर्यटन के नक्शे पे दुनिया में देखी जाए, अध्यात्म की राजधानी काशी का महत्व बढ़े, काशी का सुंदरीकरण हो, ये देख करके समाजवादी पार्टी के लोगों के दिलों पे सांप लौटना लाजमी है। अरे धर्म की राजनीति करने वाले बातें कर रहे हैं। अब बात सुन लो, अभी तो मत टोकिए, अभी तक मैं आपके बाहर सुना बातें सुन रहा था। राखी जी, आवाज आ रही मेरी? जी बोलिए विवेक जी, बोलिए। अरे भाई, मेडिकल लोगों का प्रधानमंत्री जी के लिए बात करना लाजमी है। अरे अकमल जी, प्लीज, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज बोलने दीजिए उन्हें, बोलने दीजिए। देखिए राखी जी, ये बोलने नहीं देना चाहिए, तुम रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी है देश के बच्चों की रक्षा हो। अकमल जी, उनको बोलने तो दीजिए। समाजवादी पार्टी के आतंकवादियों के हाथ में जाने से, अपराधियों के हाथ में जाने से भी प्रदेश को बचाना प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के तहत प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं, और जिसके पास नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, वही तो जाएंगे चुनाव में।
समाजवादी पार्टी की तरह हम दो हमारे एक का किस्सा नहीं है। देश के पहले आतंकवादी नाथूराम नाथूराम गोडसे के चेले किसी को आतंकवादी बोलते हैं तो अपने गिरेबान में खाते हैं। नाथूराम पहले आप ये बताओ कि आपको पार्टियों का मुकदमा क्यों समाजवादी पार्टी ने वापस लिया? भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का संरक्षण क्यों दिया? ये अतीक अहमद तुम्हारे कौन रिश्तेदार हैं? मुख्तार अंसारी से कौन रिश्तेदारी समाजवादी पार्टी की? मुझे समझ में नहीं आता, यूपी की हर चर्चा में हर चरण पर जब हम बैठते हैं ये बार बार बाहुबलियों की बात क्यों आ जाती है? क्या इसके अलावा कोई बात नहीं है? इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है? समाजवादी पार्टी की बात करो तो कह देते हैं ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं, सपा से बोलो तो कह देते हैं बीजेपी में तमाम लोग अपराधी हैं, उन्होंने आप सत्ता में आते से अपने केस वापस ले लिए, अभी तो किसी की भी सरकार आएगी तो फिर अपने केस वापस कर लोगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम क्यों ऐसे बार बार उन्हीं चीजों को टारगेट कर रहे हैं? देखिए जनता का जनादेश है ना, वो तो हमें स्वीकारना होगा जो भी होगा, लेकिन फिलहाल क्या महत्वपूर्ण है, क्या हो सकता है, कैसे करेंगे, क्यों आपको चुने, हम ये बात करें। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव के अब्बा मुलायम सिंह खोल के गए थे क्या? तब तक कौन सा बनाया? एक नाम बताइए क्या? एक नाम बताइए, जवाब दीजिए। अरे झूठे लोगों, एक नाम बताइए। झूठ बोले, झूठे देशभक्तों, झूठे देशभक्तों। उत्तर प्रदेश की जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, आपको आपकी हैसियत में लाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता कर लेगी। ला चुकी है, आपको ला चुकी है, धर्म की राजनीति पर पर आया, के साथ में छाती ला चुकी है, इसलिए काशी मथुरा मुंह से निकला, ला चुकी है आपको, इसलिए काशी मथुरा मुंह से निकल रहा। राजनीति निकलेगा, मेडिकल कॉलेज में निकलेगा, गोरखपुर बुलडोजर चला रहे। ठीक है, हो गया, चलिए। यूक्रेन क्यों गए पढ़ने? ठीक है अकील जी, मैं तो बस ये मुझे लगता है कि 7वें चरण का जो दंगल होगा बहुत महत्वपूर्ण भी है, और पूर्वांचल की बात हो रही है तो हम समझ ही सकते हैं कि पूर्वांचल अपने आप में एक बहुत मुझे लगता है बड़ी अहमियत है। क्या प्रभाव यहाँ प्रभावी होते हैं, कौन से समीकरण प्रभावी होते हैं, ये भी हम पूरी चर्चा में हमेशा से अब तक जितने चरण हुए हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या लगता है, और जितने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो बच्चों को नहीं देख रहे, यूक्रेन के वहां पर डेरा डाले हुए हैं, डर है, भय है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरह से आ रही हैं। क्या लगता है 7वें चरण की जो सीटें हैं सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करेगा, और क्या लग रहा है जनता का एक मूड? राखी जी देखिए, पूर्वांचल में 54 सीटें हैं और दो मंडल आ रहे हैं, यानी बनारस में संसदीय क्षेत्र पीएम मोदी का आ रहा है और आजमगढ़ में अखिलेश यादव का आ रहा है। अब इन दोनों लोगों को तय करना है जिस तरफ ताकत लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ताकत लगाई है, प्रधानमंत्री ने भी लगाई है। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। अखिलेश यादव भी कल बनारस में अपनी रोड शो किया, प्रधानमंत्री ने स्वयं किया, बैठक भी सुबह से कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी आई और राहुल गांधी भी आए, मायावती भी आई। इसके अलावा देखिए, आजमगढ़ और बनारस दोनों का विधानसभा है, ये लोकसभा तय करेगा कि किसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये विधानसभा रिजल्ट भी दिखाएगा। एक में देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी सांसद हैं, और अखिलेश यादव भी है। हालांकि देखिए, जब मोदी लहर थी तब अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है आजमगढ़ में, इसलिए अखिलेश यादव करल चले गए और वो कहीं ना कहीं छोड़ के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब इस बार देखना होगा कि आजमगढ़ बच पाता है या नहीं बच पाता है। दूसरी बड़ी बात, जो पूर्वांचल में मुद्दा है वो माफिया, अपराधी, स्वास्थ्य, शिक्षा और इसके अलावा देखिए दिमागी बुखार, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। हालांकि सरकार ने इससे बेहतर काम किया है, इसका दावा खुद योगी आदित्यनाथ करते नजर अभी भी यहाँ पर है। छुट्टा जानवर, किसान का मुद्दा ये छाया हुआ है। हालांकि पूरी तरीके से अगर देखा जाए, जो छोटे जो दल से लोग जो नेता निकले यहाँ पर, वो कटवा टाइप के, उनको बीजेपी ने भी तवज्जो दिया और अखिलेश यादव ने भी तवज्जो दिया। तो उस पूर्वांचल में चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या ओम प्रकाश राजभर हो, निषाद हो, ये तमाम लोग, जो लालजी टंडन हो, लालजी वर्मा हो, बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में है, तो ये तमाम लोगों का इस बार कहीं ना कहीं टेस्ट भी हो रहा है। अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो फिर इन्हें अगली बार कोई नहीं पूछेगा। होता क्या कि छोटे नेताओं को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो, ये दोनों पार्टियां जोड़ लेती हैं। इस बार कांग्रेस भी जोड़ती है, अन्य दल भी जोड़ती है, इस मसले को लेकर जोड़ती है कि इनका वोट बैंक है।
हालांकि जब दल बदलते हैं और जरूरत जाते हैं तो इस बार वाकई टेस्ट होगा कि ये इनका कोई जनाधार है या नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर इनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि बड़ी पार्टियां इस बात को लेकर लेती हैं कि इसके साथ वोट बैंक होगा, इसलिए इनको सुविधाएं भी देती है। अब इस बार पूर्वांचल ये भी तय करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों सीटों पर, इन दोनों के लोकसभा सीटों पर कितनी सीटें आती है। हालांकि देखिए, दो सहयोगी दलों के साथ प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के जो संसदीय क्षेत्र उसमें 8 सीटें हैं, 2 सहयोगी दल के पास है और 6 भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब ऐसे में ये प्रधानमंत्री इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब उसमें से कितनी सीटें आती, लेकिन एक चीज जरूर देखने को राखी जी की घाट पर हमेशा 2017 हो या 12 के बाद रहा हो, जिस तरह यहाँ पर काम हुआ, और उसके बाद 21 तक, 20 से 21 तक, अब 22 या 22 में घाट पर पहले ये होता था कि बीजेपी का ही प्रचार प्रसार होता था, लोग कहते थे। इस बार जो मेरी बातें हुई उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग दल के लोग, विचारधारा के लोग मिले, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लोग भी मिले, बीजेपी के भी मिले और अन्य दल के लोग मिले, यानी कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ा है बनारस का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी ताकत प्रधानमंत्री झोंक रहे कि अगर वाकई एक भी सीट अगर हम हार गए, सहयोगी दल भी हार गया, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी 2024 में। अब यहाँ पर देखिए, पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल से जो लड़ाई हुई है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हुई है। कुछ सीटों पर कांग्रेस भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी कर रही है, लेकिन जो मुख्य रूप से लड़ाई हो रही है वो सपा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जब जो पूर्वांचल की लड़ाई है वो पूरी तरीके से गुंडावाद को लेकर लड़ा जा रहा है। पूर्वांचल में स्वास्थ्य को लेकर लड़ा जा रहा है, किसान को लेकर लड़ा जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लड़ा जा रहा है। तो ये तमाम जो मुद्दे ही छाए हुए हैं। हालांकि अखिलेश यादव पूरी ताकत पूर्वांचल में लगा रही है। सभी को पता है, अगर पूर्वांचल में अगर हम हार गए तो सत्ता में आने में कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, बिल्कुल। देखिए, एक बात है, महत्वपूर्ण तो सभी चरण थे। अब इस चरण की बात है क्योंकि पूर्वांचल की बात आ रही है, और पूर्वांचल के लिए तो निश्चित तौर पर पिछली, जैसा कि मैंने कहा, आप पिछला रिकॉर्ड भी देख लीजिए। किसी के लिए मुश्किल है तो किसी के लिए आसान, तो मुझे लगता है किसी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि समीकरण बदलते हैं और काफ़ी कुछ ये इस टाइम पे जो इलेक्शन हो रहा है, इसके पहले हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। सपा को भी देखा है विपक्ष में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है सत्ता में रहते हुए। कितनी चीज़ें जनता को मिली हैं, कितना उनका भला हुआ है, कितनी चीज़ें उनको मिल पाई हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ, रोजगार के लिए क्या हुआ, और जो अपराधियों की बार बार बात होती है उनके लिए क्या हुआ, क्या कोई भेदभाव तो नहीं हुआ। मुझे लगता है इन पूरी चर्चाओं में हमने सब डिस्कस किया है और जनता भी इन तमाम चीज़ों को समझती है। इतनी तो जनता समझदार है कि राजनीतिक दल कब क्या कैसे करते हैं और किसका समर्थन है किसका नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जनता जनार्दन के ऊपर है। विवेक जी, अब अपनी बात आप रखिएगा कि आखिरकार क्या लगता है। बहुत मैं ऐसा सवाल कर रही हूं जिस पे शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा जवाब देना, लेकिन फिर भी क्या लगता है, पूरी की पूरी सीटें आ रही हैं या थोड़ा सा हो सकता है कुछ आगे पीछे? राखी जी, हम 2017 में जब चुनाव में आए थे तो हमारे पास मोदी जी का चेहरा था, उनके द्वारा किए हुए काम से गिनाने को। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार के भी ऐसे काम गिनाने को हैं जो हमने पिछले 5 साल में किए, चाहे वो गरीबों को छत मुहैया कराने का हो, चाहे शौचालय देने का हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन देने का हो, चाहे गोरखपुर और उधर के इलाकों को दिमागी बुखार से मुक्त करने का हो, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो। जो डेवलपमेंट काशी में हुआ है वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको देख करके विरोधियों की छातियों पे सांप लौटता है। 35 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोले गए, जिसमें 17 में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। आज ये लोग रो रहे हैं यूक्रेन को। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने इस दिशा में काम किया होता, इतनी भारी मात्रा में छात्रों को पढ़ने के लिए विदेश जाने की नौबत ना आती। उस दिशा में अगर काम हुआ तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे किसानों के गन्ना का बकाया देने का हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का हो, चाहे किसान सम्मान निधि का योजना को हो, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने सिवाय अपराधियों के संरक्षण देने के, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के, वो माफियाओं को संरक्षण देने के, भाई भतीजा परीक्षा एजेंसियों की शुचिता नष्ट करने के कोई कार्य नहीं किया। बार बार पुलिस की भर्ती की बात हो रही, 1.5 लाख करीब भर्ती निपटाई गई है पुलिस की।
नौजवानों को नौकरी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 7 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। 10 मार्च को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में वापसी करेगी। अकमल जी, इस चरण में पिछली सीटों से भी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। कितनी सीटें मिल रही है या कितनी सीटों की उम्मीद है? ये जो बार बार बोल रहे हैं कि हम बनारस में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल में करने जा रहे हैं। और ये आपको भी और इनके अधिकारियों को भी पता है। तो भगवा रंग का बोर्ड बदल के हरा बोर्ड लगाने लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी के मंत्री जो है यादव जी अखिलेश यादव का पुराना बदला साफ करने लगे हुए हैं। ये एकदम सामने है सारी चीजें। हम उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा मैंने ये काम किया, निश्चित तौर पर इन्होंने काम किया। इन्होंने ये पॉलिटिक्स का दाम बढ़ाया, इन्होंने काम किया ये दाम बढ़ाया, इन्होंने काम किया ये राज्य में हाल में गंगा भर गई लाशों से और योगी जी ने दफन की लाशों से। तो याद कर रहे हैं लोग इनको जवाब देने के लिए। इन्होंने ढक में अखिलेश यादव आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे तो 7 मुसलमानों के बच्चे मर गए थे आतंकवाद मुसलमानों के 60 बच्चे मरे। अकमल जी क्या? ठीक है, चलिए अकमल जी और विवेक जी, मुझे तो लगता है ऐसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा बढ़ जाएगी, लेकिन समय की सीमा है। मैं बीच में रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, 7वें चरण का संग्राम होना बाकी है, लेकिन उससे पहले गर्मा गर्मी कितनी है ये हम देख रहे हैं। महत्वपूर्ण तो है, सभी बड़े चेहरे बनारस में मौजूद हैं, लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है और निश्चित तौर पर ये अब जनता जनार्दन के हाथ में है कि पूर्वांचल में आखिरकार कौन अपना जीत का परचम लहराएगा। ये जरूर पूरा का पूरा चिट्ठा खुलेगा 10 मार्च को और तमाम अपडेट स्वदेश न्यूज ऐसे ही आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।